सो स्टूडेंट, आज अपन आगे का अपन जहाँ अपना जो अपन ने छोड़ा था उसके आगे का पार्ट अपन कवर करेंगे एग्जांपल के साथ में। सो लास्ट क्लास में अपन ने जो है ये रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन तक कर लिया था कि किस तरीके से जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड पावर की जो इक्वेशन है उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं वो अपन जान चुके थे। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये आगे अपने फिर से भी काम आएगा। सो बेसिकली इसको ध्यान में रखें। आर्टेजियन जो डाइपोल होता है उसके जो रेडिएशन रेजिस्टेंस और पावर है उसकी कैलकुलेशन अपन ने करी थी। सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो नाउ वी विल कवर एग्जांपल ऑन रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर आर्टेजियन डाइपोल। सो बेसिकली जो है इसका एग्जांपल अपन करेंगे। सो सबसे पहला जो अपने इस तरीके से क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ आर्टेजियन डाइपोल ऑफ लेंथ लैम्डा बाई 60 एंड लैम्डा बाई 80। ठीक है, आर्टेजियन जो डाइपोल दे रखा है अपन को उसकी लेंथ दे रखी है लैम्डा बाई 60 एंड लैम्डा बाई 80। उसके रेजिस्टेंस जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस की अपन को कैलकुलेशन करनी है। फार्मूले का डेरिवेशन अपन कर चुके हैं। जो रेजिस्टेंस जो होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी होती है 80 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये होती है रेडिएशन रेजिस्टेंस की इक्वेशन। बस सिंपल सी चीज़ है। इसमें अब जो लेंथ है उसकी जगह लैम्डा बाई 60 रख दी। सबसे पहले जो है अपन को जो है लैम्डा बाई 60 के लिए रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है तो एल बराबर लैम्डा बाई 60 रख लीजिए। तो ये जो लैम्डा बाई 60 है इसको जब इस इक्वेशन में रखेंगे अपन, ठीक है। सो इसमें रखने के बाद अपना जो है ऊपर से लैम्डा और लैम्डा नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 1/60 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपना रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से निकल के आएगा 80 पाई स्क्वायर इंटू 1/60 का होल स्क्वायर। बस पाई की जगह 3.14 ले लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस जो पूरे का आप आंसर निकालेंगे तो रेडिएशन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0.2191 ओम निकल के आएगी। सो बेसिकली कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए एक बार। वैसे तो मैंने निकाली जो एकदम सही वैल्यू है, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए इसको। सो इस तरीके से जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई लैम्डा बाई 60 के लिए। वैसे ही सेम जो पैटर्न है अपन अप्लाई करेंगे लैम्डा बाई 80 के लिए। जो फर्स्ट टाइम अपने लैम्डा बाई 60 रखी थी लेंथ की वैल्यू, तो उसकी जगह आप क्या रखना है लैम्डा बाई 80 रखना है। तो लैम्डा बाई 80 रखेंगे तो बस लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, 1/80 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/60 का होल स्क्वायर आ रहा था वहाँ पे 1/80 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो देन आफ्टर इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू है वो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी 0.1232 ओम। ठीक है, सो बेसिकली जो है जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। रेडिएशन रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से फार्मूले के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करके अपन जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालते ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन लेने का बेसिक जो है लॉजिक ये है कि ये अपन देखना चाहते हैं कि जो है डाइपोल की लेंथ चेंज होने के साथ में रेडिएशन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। डाइपोल की लेंथ जैसे पहले लैम्डा बाई 60 थी फिर लैम्डा बाई 80 होगी तो डाइपोल की लेंथ कैसी होगी कम हुई है ना। तो एल की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कैसा होगा कम होगा। अपन सीधा अपन इसको फार्मूले से भी देख सकते हैं और अपन ने जो है कैलकुलेशन करके भी देख लिया। ठीक है, सो इफ़ लेंथ इंक्रीज रेडिएशन रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड इफ लेंथ डिक्रीज रेडिएशन रेजिस्टेंस डिक्रीज। सो लेंथ जो रेडिएशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर के। ठीक है, सो इस तरीके से जो है अपना जो ये निकल के आता है रेडिएशन रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है तो इसके बाद स्टूडेंट अपन मोनोपोल एंटीना के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे मोनोपोल एंटीना की अपन एक बहुत ही अच्छी स्टडी करेंगे आगे वाले लेक्चर में, लेकिन अभी अपन को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है मोनोपोल एंटीना का। सो बेसिकली आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं इस तरीके से ये मोनोपोल एंटीना होता है। ठीक है, इसमें ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वर्चुअल पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट मोनोपोल एंटीना का ही पार्ट है। ठीक है, सो बेसिकली जो इसकी लेंथ होती है मोनोपोल एंटीना की होती है लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, डाइपोल लेंथ कितनी होती है इसकी लैम्डा बाई 2। इसमें से हाफ लेंथ जो होती है इसकी अपन कितनी कंसीडर करते हैं लैम्डा बाई 4 की। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर अब है ना बीच से अपन जो है इसको एसी सप्लाई देते हैं। ये वाला पार्ट है यहाँ से इसको एसी सप्लाई दी जाती है मोनोपोल एंटीना को और इस तरीके से जो है इसका डायग्राम कुछ रहता है मोनोपोल एंटीना का। बीच से इसको वर्चुअल ग्राउंडिंग भी दी जाती है सप्लाई के साथ साथ में ये वर्चुअल ग्राउंडिंग दी जाती है और ये वर्चुअल पार्ट होता है मोनोपोल एंटीना का। और ये जो ऊपर वाला मोनोपोल एंटीना का ये फिजिकल मोनोपोल एंटीना इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा आपका।
अब होता क्या है इसके अंदर, मोनोपोल एंटीना जो होता है, मोनोपोल हैज़ लोअर रेडिएशन एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। रेडिएशन एफिशिएंसी इसकी जो होती है डाइपोल से कम रहती है ना। तो बेसिकली अपन को एक आइडिया लेना था, वो अपन ने देख लिया। एंड फिजिकल लेंथ ऑफ द मोनोपोल एंटीना λ/4। फिजिकल जो लेंथ होती है कितनी होती है इसकी, आधा जो लेते हैं अपन इसके अंदर मोनोपोल जो है कितना लेते हैं अपन, λ/4 के बराबर लेते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसकी बहुत ही बड़ी स्टडी अपन को करनी है आगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन जो भी अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं, आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन को पता होना ज़रूरी है, वो अपन ने देख लिया है ना। अब जो नेक्स्ट अपना आता है इसके अंदर, नेक्स्ट जो अपना होता है डाइपोल एंटीना जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको फीडिंग मेथड जो होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल एंटीना अपन ने पढ़ लिया। फीडिंग मेथड जैसे अपन ट्रांसमिशन लाइन में इसमें किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डाइपोल जो एंटीना है उसको फीडिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। फीडिंग करवाने का सेंस है कि उसमें ट्रांसमिशन लाइन को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो है इसके 4 तरीके होते हैं। एक तो सेंट्रल फेड होता है, एक ऑफ सेंट्रल फेड होता है, एक डेल्टा मैचिंग होता है, दूसरा इन्वर्टेड एल टाइप। ये 4 तरीके के जो है मेथड जो है अपन यहाँ से समझेंगे। तो ये चारों मेथड किसके, फीडिंग करवाने के। डाइपोल एंटीना फीडिंग के मेथड है, ठीक है। फीडिंग इन द सेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडिंग। फीडिंग का सेंस है कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्शन किए जाएंगे अपने डाइपोल एंटीना के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली ये अपना डाइपोल एंटीना देखा, उसकी जो फ्रिंज होती है अपन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रखते हैं। सो इस तरीके से ये अपना डाइपोल एंटीना है ना। वह करंट की अगर बात करें तो मान लो कि ये करंट है तो वोल्टेज इससे लैग करेगा। सो इस तरीके से वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी लेंथ अपन कितनी लेते हैं, λ/2 जो है अपने डाइपोल की लेंथ लेते हैं λ/2 के बराबर, ठीक है। सो इसके बाद जो होता है, अब इसके फीडिंग जो मेथड होता है डिफरेंट उसको जानेंगे। फीडिंग मेथड मतलब किस तरीके से इसमें कनेक्शन करेंगे वो अपन जानेंगे, है ना। सो बेसिकली इसके 4 फीडिंग मेथड होते हैं। सेंटर फीडिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है। सेंटर फीडिंग मतलब बीच से जो है इसके अंदर फीडिंग की जाएगी, सेंटर से फीडिंग की जाएगी। व्हाट डज इट मीन, सीधी सी बात ये है कि इसको जो अपन कनेक्शन देंगे सेंटर से देंगे, ठीक है। तो सेंटर फीडिंग जो होती है वो इस तरीके से कुछ होती है ना। अब ये आप डायग्राम इसके अंदर देख पा रहे हैं, होता क्या है एक्चुअल में, ये आपका इस तरीके से जो है ये चीज़ आप देख रहे हैं बीच में, ये अपना डाइपोल एंटीना जो कि कुछ इस तरीके से है। डाइपोल एंटीना अपना ये कुछ इस तरीके से अपना डाइपोल एंटीना, जिसकी लेंथ कितनी है λ/2 के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन अपन लेके, आप ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्शन किस तरीके से करते हैं अपन। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो होता है 2 कंडक्टर होते हैं, एक तो इनर कंडक्टर, एक होता है इनर कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज़ आउटर कंडक्टर, ठीक है। सो अब इनर कंडक्टर का जो कनेक्शन होता है ना वो अपन इसके एक साइड से कर लेते हैं, और जो आउटर कंडक्टर जो होता है उसका कनेक्शन अपन इसकी दूसरी साइड से कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कैसे इंसुलेट कर लेते हैं एक अच्छे तरीके से अपन इसको अच्छे से, है ना। सो बेसिकली इस तरीके से जो होता है सेंटर फेड जो होता है, सेंटर फेड डाइपोल एंटीना उसके कनेक्शन किए जाते हैं, है ना। अब ये जो होता है सेंटर फेड डाइपोल एंटीना जो होता है, मतलब सेंटर फेड को कनेक्शन करते हैं जब तक जो ट्रांसमिशन अपनी लाइन है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 75 ओम जो होता है ना उसके बराबर। 75 से जो कम केस वाले होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर अपन जो है सेंटर फेड डाइपोल एंटीना को यूज़ में लेते हैं। जो अपना जो रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू 75 ओम से लेस होनी चाहिए, या फिर एक तरीके से इम्पीडेंस जो अपना है उसकी वैल्यू 75 ओम से कम होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन की, है ना। तब अपन सेंटर फेड डाइपोल एंटीना मेथड जो है काम में लेते हैं फीडिंग करवाने के लिए। सो बेसिकली द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 75 ओम कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू डाइपोल एंटीना बाय सेंटर फेड मेथड, ठीक है। सेंटर फेड मेथड से जो 75 ओम की जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है उनको अपन जो फेड करवा सकते हैं सेंट्रल फेड मेथड की हेल्प से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, है ना। मतलब जो भी ट्रांसमिशन लाइन 75 ओम से कम है जिसका इम्पीडेंस, तब अपन जो है सेंटर फेड जो डाइपोल मेथड है उसको काम में लेंगे। 73 ओम इज इम्पीडेंस ऑफ λ/2 डाइपोल। लगभग अपन कह सकते हैं कि 73 वाला जैसे अपने काम में लिया है। सो कहने का सेंस बेसिकली यही है कि 75 से कम होना चाहिए इम्पीडेंस, है ना। जो सो इस तरीके से जो है फीडिंग करवाई जाती है 75 ओम से कम के लिए, ठीक है। सो ये होता है फर्स्ट मेथड फीडिंग करवाने का, सेंटर फेड डाइपोल एंटीना। सेंटर फेड करने का मतलब बीच से फीडिंग करवाइए, तब करवाइए अपनी ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है 75 ओम से कम है, तब अपन इसको डायरेक्ट सेंटर फेड मेथड काम में ले सकते हैं। सो ये होता है पहला मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज ऑफ सेंटर फेड डाइपोल एंटीना। बेसिकली अपन को दिख रहा है ऑफ सेंटर फेड कहने का मतलब जो सेंटर में नहीं हो। ऑफ सेंटर फेड कहने का मतलब क्या होता है, जो सेंटर में ना हो, ठीक है। सो ये अपनी अब जो है डाइपोल है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये डाइपोल है,
इस तरीके से ये अपना डाइपोल है, ठीक है, जिसका सेंटर अभी अपन जो कनेक्शन दे रहे हैं सेंटर से नहीं दे रहे हैं, सेंटर से थोड़ा हटके अपन यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्शन दे रहे हैं। ये अपन सोर्स जो यहाँ पे लगा रहे हैं इसी सप्लाई इसको दे रहे हैं, ठीक है। और ये अपना जो डाइपोल है, अब डाइपोल इस तरीके से है, तो ये साइड में अपन यहाँ पे इसके सपोर्ट लगा दिए, ये दो सपोर्ट लगा दिए और यहाँ पे इंसुलेटर लगा रखे हैं, ठीक है। डाइपोल की अपनी लेंथ कितनी है, λ/2 के बराबर है, ठीक है। और नीचे अपन इसको ग्राउंडिंग कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो होता है ये होता है ऑफ सेंटर फिट डाइपोल एंटीना। अब ऑफ सेंटर फिट डाइपोल एंटीना में क्या होता है, व्हेन द 75 ओम केबल इज़ नॉट अवेलेबल, देन इंस्टेड ऑफ फीडिंग द डाइपोल एट द सेंटर इट इज़ फेड ऑफ सेंटर। सो कहने का सेंस ये है कि जब भी जैसे ट्रांसमिशन लाइन है अपन 75 ओम के अपने पास नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अब उसको सेंटर में फेड नहीं करवा के क्या करेंगे, ऑफ सेंटर फेड करवाएंगे, सेंटर से थोड़ा हटके उसको फेड करवाएंगे। ऑफ सेंटर फेड इज़ डन टू गेट इम्पीडेंस मैचिंग बाय। सो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, ऑफ सेंटर फेड जो होती है वो इम्पीडेंस मैचिंग को मतलब इम्पीडेंस मैचिंग करवा के फिर ऑफ सेंटर मेथड को जो है अपन यहाँ पे लगवाते हैं। बेसिकली अपन इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, जो ये जो पार्ट है, ये जो कंप्लीट अपन डाइपोल की लेंथ है λ/2 है। सो अब ये अगर इसको अपन ऑफ सेंटर में थोड़ा इसके नज़दीक, ए पॉइंट के नज़दीक अगर अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, सो ये जो लेंथ है λ/4 से कम होगी, ए जो होगी कैसी होगी, λ/4 से कम होगी, और वो भी जो है ना वो λ/4 से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ऑफ सेंटर फेड मेथड को काम में लेते हैं जब अपने पास 75 ओम से अबोव की जो 75 ओम इम्पीडेंस से अबोव की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके लिए अपन ऑफ सेंटर फेड मेथड जो है काम में लेते हैं। अब होता क्या है, 600 ओम ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट सेंटर बाय 13 लैम्डा। सो बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर अपन देखते हैं इसके अंदर ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, सो जैसे जैसे आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि जैसे जैसे आप इसको जो है ऑफ सेंटर मतलब ओ ए की तरफ शिफ्ट करेंगे, उतने ज़्यादा ओम की आप ट्रांसमिशन लाइन आप जो है काम में ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा इंपीडेंस की आप ट्रांसमिशन लाइन काम में ले सकते हैं। अब बेसिकली जो इसका डिसएडवांटेज होता है इस मेथड का, वो क्या होता है, क्रॉस पोलराइजेशन जो होता है इसके अंदर पैदा हो जाता है। क्रॉस पोलराइजेशन जो पैदा हो जाता है, इस वजह से अपन इस मेथड को अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो ये होता है ऑफ सेंटर फेड मेथड के बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। सो बेसिकली सेंटर फेड के अंदर अपन बीच में ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट कर रहे थे 75 ओम तक, और 73 ओम के लिए बेस्ट होती है वैसे ही, और उसके ऊपर के जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए अपन ऑफ सेंटर फेड मेथड काम में लेते हैं। जितना अपन ऑफ सेंटर जाते हैं उतना अपन ज़्यादा जो है ओम की ट्रांसमिशन लाइन को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा इंपीडेंस की लाइन को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो होती है डेल्टा मैचिंग। अब डेल्टा मैचिंग के अंदर क्या होता है ना, डेल्टा मैचिंग के अंदर अपन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन काम में लेते हैं। सो बेसिकली आप बीच में जैसे देख रहे हैं ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके अंदर 2 वायर जो है ट्रांसमिशन लाइन अपन काम में ले रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 2 वायर है ना, और दोनों को अपन क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, सेंटर से एकदम बराबर इक्वल डिस्टेंस पे इसको कनेक्ट किया जाता है ना। तो ये अपना बेसिकली डाइपोल है ऊपर वाला, और यहाँ इंसुलेटर लगे हैं और यहाँ सपोर्ट लगे हुए हैं, और नीचे अपन ने ग्राउंडिंग कर रखी है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपन इसको कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, सेंटर से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे पी और क्यू पॉइंट लिए जाते हैं, और जो अपना डाइपोल है उसकी लेंथ λ/2 अपन ने ले रखी है। इस डिस्टेंस को अपन ए बोलते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस को। और केबल जो अपन ने यहाँ से निकाली है उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के बाद में अपन केबल निकाली है ना, तो उसकी अपन कितना कह सकते हैं 20 की डिस्टेंस अपन बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होता है इन दिस मेथड, टू वायर इज़ एक्चुअली 2 वायर इज फिंड ग्रेजुअली। मतलब होता क्या कि यहाँ से अपन 2 वायर यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से अपन 2 वायर निकाल रहे हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंस इंक्रीज ग्रेजुअली, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं कि अपन जो है इनको 2 वायर को वैसे वैसे शिफ्ट करेंगे दूर की तरफ, वैसे वैसे क्या होगा, इसका रेडिएशन जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके अंदर होता क्या है कि सिमेट्रिकल जो है फीडिंग होती है दोनों तरफ से, इस वजह से जो है क्रॉस पोलराइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, जो कि पिछले अपन मेथड में यहाँ पे देख रहे थे कि अपन ऑफ सेंटर जाके जो अपन कर रहे थे फीडिंग करवाते, इस वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है क्रॉस पोलराइजेशन की दिक्कत आ रही थी। लेकिन इस बार अपन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों जो लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे मानना है सेंटर दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कनेक्ट करें तो क्या होता है कि क्रॉस पोलराइजेशन जो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अपन इस मेथड को काम में लेते हैं क्रॉस पोलराइजेशन को फिनिश करने के लिए।
अब होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है 600 ओम जो होती है या फिर उसके आसपास की जो होती है उसके लिए जो है काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन को वैल्यू निकालनी हो ए और बी की, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसके अंदर ए बराबर होता है 118 डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़ एंड बी बराबर होता है 148 डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू मेगाहर्ट्ज़। जो भी फ्रिक्वेंसी है आप उनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको ए और बी की वैल्यू इसके अंदर मिल जाएगी। ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो उस हिसाब से आप जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। कि मतलब जैसे ट्रांसमिशन लाइन है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है और अपन को फ्रिक्वेंसी पता है, तो अपन क्या करेंगे उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ए कितना होना चाहिए, सेंटर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए अपन को पता लग जाएगा, और उसकी जो है ट्रांसमिशन जो लाइन है उनकी जो है कितने डिस्टेंस पे उसको यहाँ से रखना है वो भी अपन को पता लग जाएगा। तो ये होता है अपना डेल्टा मैचिंग मेथड। ठीक है, डेल्टा मैचिंग मेथड इस तरीके से रहता है। अब इसके बाद जो आता है अपना इन्वर्टेड एल टाइप फीडिंग। अब इन्वर्टेड एल टाइप जो होती है ये भी एक तरीके से ऑफ सेंटर ही होती है ना, ऑफ सेंटर जो होती है फीडिंग उसी तरीके से होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं अपन बेसिकली ध्यान रखते हैं। इन्वर्टेड एल जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से जो है अपना डायपोल रहता है और यहाँ पे 2 इंसुलेशन लगे रहते हैं, और ये जो अपना सपोर्ट लगा हुआ है और नीचे अपनी ग्राउंडिंग कर रखी है अपन ने। ठीक है, अब होता है एक्चुअली क्या इसको इन्वर्टेड एल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आप इस तरीके से देख रखे हैं, इसके यहाँ से डिस्टेंस λ/2 रखते हैं और यहाँ से डिस्टेंस λ/4 रखते हैं। सो बेसिकली जो ये पार्ट बन रहा है ये इन्वर्टेड एल टाइप से बन रहा है, तो इसको अपन इस वजह से इन्वर्टेड एल टाइप फीडिंग मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे λ/2 और λ/4 है। ठीक है, सो इस वजह से इसको इन्वर्टेड एल टाइप जो फीडिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे जो अपन ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्ट करते हैं, ये अपना सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। So basically in this method, vertical section and horizontal section of the wire is connected to form a inverted L shape. ठीक है, सो वर्टिकल जो है वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस तरीके से बनता है ताकि यहाँ पे इन्वर्टेड एल बन सके, इस वजह से इसको इन्वर्टेड एल मेथड बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर नैरो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है ना, नैरो रेंज वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए अपन जो है इन्वर्टेड एल टाइप जो फीडिंग है वो काम में लेते हैं। ठीक है, सो ये अपन ने जो डिफरेंट जो है मेथड के बारे में जानकारी ली है कि किस तरीके से डिफरेंट जो डाइपोल होते हैं है ना, जो डाइपोल जो होता है उसको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से फीडिंग करवाई जा सकती है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जैसे अगर अपन मतलब फ्रिक्वेंसी रेंज कम है, नैरो है, तो अपन क्या इन्वर्टेड एल काम मिलेंगे। इन्वर्टेड एल में क्या होता है, इस तरीके से कुछ कनेक्शन किए जाते हैं जहाँ पे सोर्स जो है इन्वर्टेड एल की तरह कनेक्ट होता है, जिसमें एक जो होता है जैसे ए और बी पार्ट है डाइपोल के, तो एक जो एंड है उससे λ/2 की डिस्टेंस होती है और जो सोर्स जो लगा रहता है λ/4 पे लगा रहता है। ठीक है, और जो अपन ने ई वाला मेथड पढ़ा डेल्टा मेथड, इसके अंदर एग्जैक्टली सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 2 वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं और इस तरीके से ए और बी की वैल्यू इसके अंदर निकाली जाती है इन फार्मूले की हेल्प से। और जहाँ पर भी 600 जो ओम है उसके आसपास की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए अपन ये जो मेथड काम में लेते हैं डेल्टा मेथड। इसके फिर अपन ऑफ सेंटर मेथड पढ़ा जहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है 73 ओम से, तब क्या करते हैं अपन ऑफ सेंटर से ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करते हैं और फिर बाद में अपन जो है फीडिंग करवाते हैं डाइपोल को। सो जब भी है ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू जो है 73 ओम से बढ़ जाएगी तब अपन ये वाला मेथड काम में लेंगे ऑफ सेंटर मेथड, और 73 से कम वैल्यू के लिए अपन जो है ये वाला मेथड काम में लेंगे सेंटर फेड डाइपोल एंटीना मेथड। ठीक है, सो इस तरीके से डिफरेंट जो कनेक्शन होते हैं वो अपन करते हैं। डिफरेंट जो फीडिंग मेथड है वो उनकी अपन ने स्टडी करी है डाइपोल एंटीना के लिए। सो स्टूडेंट, ये था डाइपोल एंटीना को फीडिंग करवाने के 4 जो डिफरेंट अपन ने मेथड पढ़े उनके बारे में। अब स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे फिर से जो अपना पुराना टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि आगे काम में आएगा। अब ये रेडिएशन पावर एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सो पहला अपन ने जो पढ़ा था हर्टिजियन डाइपोल के लिए पढ़ा था। पिछला जो मेथड अपन ने पढ़ा था वो किसके लिए था, हर्टिजियन डाइपोल के लिए। अपन पढ़ के आए हैं ये रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड पावर रेडिएटेड बाय हर्टिजियन डाइपोल। अब अपन पढ़ेंगे हाफ वेव डाइपोल के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड रेडिएशन पावर। सो बेसिकली जो अपना रेडिएशन पावर एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल, सो बेसिक कंसेप्ट तो अपना वही रहेगा जो अपन ने वहाँ पे पढ़ा, एकदम लगभग सेम ही चलेगा यहाँ पर भी, है ना। सो बेसिकली क्या होता है स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, होता क्या है कि सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, 4 स्टेप जो अपन को काम में लेने हैं। जैसा अपन ने पिछली बार किया वैसे ही अपन इस बार भी करेंगे, है ना। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो पावर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, P बराबर इंटीग्रल ऑफ W एवरेज और उसका लेते हैं अपन सरफेस इंटीग्रल DS। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ W एवरेज DS। ठीक है, और W क्या होती है अपनी पावर डेंसिटी। ठीक है, W होती है पावर डेंसिटी। सो अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से पावर डेंसिटी W निकालेंगे जो कि क्या है 1/2
रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच। यहाँ से अपन डब्लू निकालेंगे, उस डब्लू को अपन इस इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास रेडिएटिव पावर आ जाएगी। और इस रेडिएटिव पावर को अपन हाफ आई स्क्वायर आर जो होता है, पावर की वैल्यू कितनी होती है, हाफ आई 1/2 आई स्क्वायर आर होती है, इसके अपन इससे कंपेयर करेंगे और रेडिएशन रेजिस्टेंस की अपन जो है वैल्यू निकाल देंगे इससे। ठीक है, सो बेसिकली अब क्या करना है अपन को इसके अंदर, दिस इज़ आवर इक्वेशन। सो अब देखिए अपने पास जो पावर डेंसिटी होती है डब्लू, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ई और एच जो है अपन को डालने हैं इसके अंदर, और उसके बाद अपन को डब्लू की वैल्यू है इसके अंदर डालनी है। डब्लू की वैल्यू निकाल के अपन को जो रेडिएटेड पावर डेंसिटी है ना, उसको इसके अंदर डालनी है, जिससे अपने पास रेडिएटेड पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब रेडिएटेड पावर की अपने पास वैल्यू आ गई तो इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे, हाफ आई स्क्वायर आर से। ठीक है, सो रेजिस्टेंस अपना निकल जाएगा। अब बेसिकली जो है जो एवरेज पावर डेंसिटी है इसके अंदर 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच होता है, और ई की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, ई की वैल्यू ई वाली होती है, अपन ने जो है लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। तो ई बराबर क्या होता है 60 इंटू आई डिवाइड बाई आर मॉड ऑफ कॉस पाई/2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और ए थीटा इसकी जो है डायरेक्शन अपन को बताएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ई की वैल्यू होती है। अब इस ई की वैल्यू अपन इस वाली जो है इक्वेशन में डाल देंगे, इस वाली में। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच। अब जो है ई क्रॉस एच जो होता है इसके अंदर अपन सबसे पहले एक तो अपन एच की वैल्यू डालेंगे और ई की वैल्यू डालेंगे, है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एच की वैल्यू डाल देते हैं। तो एच की वैल्यू अपन कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है ई थीटा डिवाइड बाई नीटा इंटू ए थीटा। ठीक है, इस एच की वैल्यू अपन यहाँ पर रखते हैं। एच जो होता है वो होता है ई थीटा डिवाइड बाई नीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा। तो ये जो है एच की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, हाफ रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच के अंदर। सो बेसिकली जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू अपन कितने निकल के आएगी, 1/2 नीटा ई स्क्वायर थीटा ए आर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है, डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है। अब अपन क्या करते हैं, रेडिएटेड पावर जी के फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, डब्ल्यू एवरेज का सरफेस इंटीग्रल, या फिर अपन कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू डॉट डी एस। अभी डब्ल्यू की वैल्यू जो अपने पास निकल के आई है 1/2 नीटा डी थीटा स्क्वायर इंटू ए आर जो इसकी डायरेक्शन का अपन को बता रहा है उसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और जो अपना सरफेस इंटीग्रल है इसको अपन और एक्सपेंड करें अगर, तो किस तरीके से करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। सरफेस इंटीग्रल को अपन इस तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो बेसिकली जो है अपनी रेडिएटेड पावर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, जिसमें फाई जो है वेरी करेगा 0 to 2 पाई के अंदर। ठीक है, फाई जो वेरी करेगा 0 to 2 पाई के अंदर, और थीटा वेरी करेगा 0 to पाई के अंदर। ठीक है, 0 to पाई के अंदर। और फिर अपन यहाँ पे जो डब्ल्यू एवरेज है उसकी वैल्यू अपन यहाँ रख रहे हैं, और सरफेस इंटीग्रल है उसको अपन एक्सपेंड कर रहे हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई के टर्म्स के अंदर। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा, अभी जो पुरानी ई की वैल्यू थी ना वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, पुरानी ई की वैल्यू। सो बेसिकली इस तरीके से जो है पी रेडिएटेड की वैल्यू है यहाँ पे एक्सपेंड होकर निकल के आती है। अब होता क्या है, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अपन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इसको अपन डिराइव करने के लिए। सो बेसिकली क्या करेंगे, इसको अपन इंटीग्रल इसका सॉल्व करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अपन इन दी एंड अपन क्या देखेंगे कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू कुछ 36.56 आई नॉट स्क्वायर आर के बराबर निकल के आती है। सो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा निकाल के, आपको पता लग जाएगा इस तरीके से 36.56 जो है लगभग इसकी वैल्यू 36.56 इंटू आई नॉट स्क्वायर आर के बराबर आती है। ठीक है, सो ये क्या आ गया अपने पास, रेडिएटेड पावर निकल के आ गया पी रेडिएटेड। ठीक है, अब पी रेडिएटेड इसके बराबर निकल के, इसको अपन किसके बराबर कर देंगे, इसको अपन बराबर कर देंगे हाफ आई स्क्वायर आर के, आई नॉट स्क्वायर आर के बराबर कर देंगे। फिर बाद में जो है ये वाली टर्म जो है आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, सो अपने पास जो है आर की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, सो जो इसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आती है, रेडिएटेड रेजिस्टेंस जो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 73 ओम के आसपास निकल के आती है। अभी 73 ओम अपन अभी देखा अपन ने, जो अपना सबसे पहला डाइपोल था वो कौन सा था, सेंटर फेड डाइपोल था। तो सेंटर फेड डाइपोल अपन बार बार कह रहे थे कि 73 ओम से कम होती तब अपन सेंटर फेड डाइपोल यूज़ में लेते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी अपना रेजिस्टेंस है 73 ओम से कम होगा तब अपन सेंटर फेड डाइपोल की जो है मेथड को काम में लेते हैं, डाइपोल एंटीना को फेड करवाने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये था अपना जो मेथड है, हाफ वेव जो डाइपोल है उसके जो रेडिएशन पावर और रेडिएशन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन अपन ने करी है, इस तरीके से कुछ निकल के आती है। डेरिवेशन आप इसका घर में ज़रूर करिए और अच्छे से इसको कंपैरिजन करके निकालिए।
है ना। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट अपन देखेंगे फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या होता है, इसके बारे में अपन जो है बेसिक स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसकी जो है आप अच्छे से जो है एक बार डेरिवेशन आप घर पे बैठ के करिए, और किस तरीके से ये वैल्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में अच्छे से देखिए। और यहाँ पे आपको कोई भी जैसे डाउट आ रहा है, जैसे डब्लू में एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से अपन ने किया है, आप अच्छे से समझ लीजिए फिर से जो पूरा मेथड है। जो पुराना मेथड था वैसे ही अपन ने उसको भी फॉलो किया है सेम तरीके से। सो जो रेडिएटेड पावर है और रेडिएटेड रेजिस्टेंस उसको अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन को एवरेज जो रेडिएटेड पावर डेंसिटी है जिसको बोलते हैं अपन डब्लू, ठीक है, वो चाहिए होता है। वो क्यों चाहिए होता है, रेडिएटेड पावर जो होता है वो होता है पी आर लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसके अंदर। पी आर इक्वल होता है हाफ आई नॉट स्क्वायर आर का। अब मेरे को चाहिए रेडिएटेड रेजिस्टेंस। रेडिएटेड रेजिस्टेंस अगर मेरे को चाहिए तो मुझे रेडिएटेड पावर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। रेडिएटेड पावर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, रेडिएटेड पावर जो होता है वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डब्लू इंटू डी एस, ये होती है रेडिएटेड पावर। अब रेडिएटेड पावर के लिए मुझे डब्लू चाहिए तो डब्लू की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो डब्लू मैं कैसे निकालता हूँ, डब्लू इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच, ठीक है, इस तरीके से निकाल। अब इसमें क्या करते हैं, ई और एच की वैल्यू अपन डाल देते हैं, ठीक है। जब हाफ वेव डाइपोल होता है उसके लिए ई की वैल्यू तो अपने लिए सेम है, लेकिन एच की वैल्यू जो है चेंज होती है। तो हाफ वेव जो डाइपोल होता है उसके लिए एच की वैल्यू अपन ने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। सो बेसिकली डब्लू के ऊपर अपन को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है अपना, डब्लू जो है इसके ऊपर, ठीक है। तो डब्लू की जो वैल्यू है वो कितनी है, डब्लू एवरेज जो है उसकी वैल्यू अपनी निकल के आई है हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच है। सो ये रियल पार्ट है, ठीक है। ई जो है ई क्रॉस एच कहने का सेंस क्या है, ई ए थीटा लिख रहा हूँ मैं, मतलब ए थीटा क्या है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। आप ए एक्स ले सकते हो, ए वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ए थीटा अपन ने एक पर्टिकुलर लिया है जो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू ए थीटा, ठीक है, क्रॉस एच। अब एच जो है यहाँ पे डाइपोल के लिए अपन कितना ले रहे हैं, एच अपन जो ले रहे हैं वो कितना है, एच जो होता है ई थीटा डिवाइड बाई थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है। इस तरीके सॉरी यहाँ पे आएगा एरो का डायरेक्शन इसमें। सो इस तरीके से जो है अपना जो है निकल के आता है इसके अंदर एच। अभी एच जो है अपन इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो अपनी डब्लू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो डब्लू की वैल्यू कितनी निकल के आई इसके अंदर, हाफ इंटू टू नीटा जो है बाहर आ गया, ई थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ए थीटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये डब्लू की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, ठीक है। डब्लू की वैल्यू ये निकल के आ गई है। अब बस इसको सिंपल सिंपल जो है आप पी की वैल्यू में रख लीजिए। सो पी बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ डब्लू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डब्लू डी एस, इस तरीके से, ठीक है। अब डब्लू की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई थी, ये वाली चीज़ निकल के आई है 1/2 नीटा ई थीटा का स्क्वायर ए थीटा, ठीक है। सो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहाँ पे ये रख देंगे, और फिर जो डी एस सरफेस इंटीग्रल है इसको अपन एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, सरफेस इंटीग्रल की जगह अपन क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला पार्ट जो है ना ये लिखेंगे इस तरीके से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसको आप और भी अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के अंदर, आपने मैथ के टीचर से और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है अपन को। सरफेस इंटीग्रल अपन एक्सपेंड करते तो अपन दो एंगल लेते हैं, तो उन दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में अपन को जो है एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो फाई जो है वो इसमें चलता है 0 से 2 पाई के बीच में, थीटा चलता है अपना 0 से पाई के बीच में। अब बस अपना डब्लू की वैल्यू यहाँ डाल दी, सरफेस इंटीग्रल को एक्सपेंड कर दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई के टर्म्स में। फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में इसको एक्सपेंड करने के लिए अपन जो है ई थीटा जो है ना, जो अपन ने पहले से निकाल के रखा है ई थीटा, ये वाला 60 आई नॉट डिवाइड बाई आर कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ए थीटा, ये ई थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन रख देंगे, और यहाँ पर रखने से क्या होगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा जो ऊपर है वो साइन स्क्वायर से जो है यहाँ पे एक हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये काफ़ी जो है सॉल्व हो जाएगा। और फिर कांस्टेंट टर्म जो है ना वो आप सारी बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। सो उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करने के बाद जो है ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 36.56 इंटू आई नॉट आर स्क्वायर। सो ये निकल के आया, पी जो है निकल के आया 36.56
into I naught square, which is equal to our half into I square r. So basically this I square and this L square will get cancelled, and this 2 will go there. Then what will be our value of radiation resistance? R equals to, approximate we will say this will equals to 73 ohms. ओके 73 ओम जो है अपना रेडिएशन रेजिस्टेंस निकल के आएगा हाफ वेव डाइपोल के लिए. सो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि अब हाफ वेव डाइपोल के लिए अपना 73 ओम निकल के आया, तो कहने का सेंस ये है कि हाफ वेव डाइपोल हाफ सेंटर के ऊपर, मतलब कहने का मतलब सेंटर फेड जब भी अपन करवाएंगे तो अपना रेजिस्टेंस जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 73 ओम के इक्वल्स होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड रेडिएशन पावर ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटीना. सो अब अच्छे से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, एंड आई सजेस्ट यू टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, क्योंकि 2 बार अपन इसको काम में ले चुके हैं और आगे और भी काम में लेंगे. तो बेसिकली आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, है ना, और इसका डेरिवेशन आप घर पे अच्छे से करिए. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट फोल्डेड डाइपोल एंटीना. ओके, सो ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.